यूके देवनाथ सर, ये सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, अगर 48 घंटे में वाकई ईरान धावा बोल देता है इसराइल पर, तो फिर क्या हालात रहेंगे? जी हाँ, जो बाइडेन ने और पेंटागन ने ये बता दिया है कि बहुत जल्दी ही ईरान जो है हमला करने वाला है इज़राइल के ऊपर। इस आशंका में कुछ सत्यता हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि ईरान किस तरह का हमला करेगा इज़राइल के ऊपर? ये जानने वाली बात है कि ईरान के पास एक बड़ी आर्मी है, टैंक तोप, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, वो जा सकती हैं इज़राइल की तरफ। लेकिन अगर रुक करेंगी तो कूच के रास्ते में उनका पड़ जाता है इराक और सीरिया की ज़मीन। अब इराक और सीरिया की ज़मीन के ऊपर पूरा जो कंट्रोल है, वो अमरीकी फ़ौजों का है, अमरीकी एयरफ़ोर्स का है। तो वो अगर गलती से टैंक तोप से धावा करेगा, सीरिया में इधर लिए जाएँगे, इराक में इधर लिए जाएँगे। ईरान के पास एक नेवी भी है, जो कि पर्शियन गल्फ में डिप्लॉयड है, चबहार के आसपास डिप्लॉयड है। लेकिन दिक्कत ये है कि पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और अडन के सागर के आसपास, लाल सागर में अमेरिका ने अपने नेवी के फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स को तैनात किया हुआ है। तो ईरान की नेवी अगर समुंदर के रास्ते अरब सागर होकर, लाल सागर होकर इज़राइल की तरफ कूच करेगी, तो उनको रास्ते में ही अमेरिका धर लेगा, डुबा देगा। अब तीसरी बात है कि ईरान एक और चीज़ कर सकता है कि उनके पास एयरफ़ोर्स भी है। उनके एयरफ़ोर्स में 600 से ज़्यादा फाइटर बॉम्बर विमान हैं। लेकिन ये बहुत ही पुराने हैं। 1979 में जब इज़राइल में ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके पहले अमेरिका ने दिए थे। जैसे F-14 उनके पास हैं, लेकिन वो सब अब 40 साल पुराने हो गए हैं, 50 साल पुराने हो गए हैं और उनमें वो मॉडर्न सोफिस्टिकेशन नहीं है कि वो 1700 किलोमीटर दूर इज़राइल पर जाएँ, बमबारी करें और फिर 1700 किलोमीटर वापस आएँ ईरान तक। लेकिन इस आशंका से निपटने के लिए अमेरिका ने F-15 की पूरी फाइटर स्क्वाड्रन को जॉर्डन में तैनात किया हुआ है। यानी अगर गलती से भी कोई ईरान सुसाइडल फाइटर बॉम्बर भेजेगा जो कि सऊदी के आसमान से उड़ता हुआ, जॉर्डन के आसमान से उड़ता हुआ इज़राइल की तरफ जाएगा, तो अमेरिकन एयरफोर्स के जो ये F-15 स्क्वाड्रन जॉर्डन में तैनात है, वो आसमान में ही वेलकम कर देगा उसका। तीसरी और एक और प्रोबेबिलिटी है कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं। शायद ईरान उससे इज़राइल के ऊपर हमला करे। लेकिन इसकी भी संभावना बहुत कम है क्योंकि अमेरिका ने इज़राइल को इतने अच्छे-अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम दिए हुए हैं। आयरन डोम सिस्टम का नाम हमने सबने सुना हुआ है। तो इज़राइल ने अगर एक-आध क्रूज़ मिसाइल या ड्रोन बता रहे हैं 100 की संख्या में ड्रोन लॉन्च करने वाला है इज़राइल की तरफ। तो आयरन डोम उनको आसानी से टैकल कर लेगा, उनमें से ज़्यादातर कोई आसमान में शूट डाउन करेगा। तो ईरान कर क्या रहा है? ईरान ने कर दिया है। ईरान ने क्या किया है? उन्होंने हिज़्बुल्लाह को हुक्म दे दिया है कि आप उत्तर इज़राइल पर हमला कीजिए और अब हिज़्बुल्लाह ने 40 से ज़्यादा रॉकेट से, काट्यूशा रॉकेट है इनका नाम, उत्तरी इज़राइल पर हमला कर दिया है। और काट्यूशा रॉकेट ये हैं, ये अनगाइडेड रॉकेट होते हैं, इनकी रेंज 20 से 40 किलोमीटर होती है। इसमें छोटे वाले बम 5 से 10 किलो के वॉरहेड होते हैं। लेकिन इज़राइल ने ऑलरेडी पुष्टि कर दी है कि इससे उनका कोई ज़्यादा नुकसान लेकिन नहीं यूके हुआ है। देवनाथ सर, और सवाल यही कि दोनों तरफ से इस तरीके से आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किए जाना, आधुनिकता का परिचय देना, लेकिन युद्ध से कभी किसी का भला होता नहीं है। नुकसान इसमें दोनों तरफ होगा और सिर्फ दो देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों को प्रभावित करेगा। कर्नल तेजेंद्र पाल, जिस तरीके से अभी युद्ध के हालात बने हुए हैं, इजरायल हमस के बीच में, रूस यूक्रेन के बीच में, उसके बीच में ईरान और इजरायल को लेकर इस तरह की खबर, इजरायल तो ऑलरेडी हमस पर धावा बोल रहा है, वहां सैनिकों की छुट्टियां रद्द करना, सैनिकों को और ज्यादा तादाद में भर्ती कराना, और इजरायल बार बार अपने किए हुए पर किसी भी तरह से कोई गलती नहीं मानता। वो कहता है कि अगर हमला होता है तो हम देख लेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन इन सबके बीच में क्या 1 अप्रैल को इजरायल ने जिस तरीके से सीरिया में ईरानी एम्बेसी पर हमला किया, वहां टॉप कमांडर समेत 13 लोग जो मारे गए, उसका बदला क्या ईरान लेना चाहता है या फिर पहले भी इस तरह युद्ध के आसार लग रहे थे? पहले ईरान ने हमला किया इजराइल के नेवल बेस पर, उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने हमला किया ईरान की एम्बेसी पर, और वो हमला सटीक था। उसमें उसके 7 कमांडर मारे गए, जिसमें ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का टॉप कमांडर भी था। ईरान चिल्ला रहा है। ईरान के जो टॉप कमांडर है खोमेनी साहब, उन्होंने तारीख भी दे दी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम ईद से पहले रिटेलिएट करेंगे।
और हम इजराइल को थप्पड़ मारेंगे और इजराइल को इसका ऐसा भुगतना पड़ेगा अंजाम जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। ईद तो गुजर गई, कुछ हुआ नहीं। और जैसे देवनाथ जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि ग्राउंड फोर्सेस से वो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि बीच में दो देश पड़ते हैं। नेवी में समुद्र के रास्ते अटैक कर नहीं सकता क्योंकि उसके पिताजी अमेरिका वहां पे मौजूद है। एयर से अटैक इसलिए नहीं कर सकता। आपने इम्पोर्टेंट बात कही है और आप अपनी इस बात को कर्नल पाल अभी आगे बढ़ाइएगा, लेकिन इस बीच कुछ और अपडेट्स हैं जो दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। ईरान का जो विस्फोटक प्लान है वो किस तरीके से तैयार है और उसका जिक्र अभी यूके देवनाथ सर भी कर रहे थे। हमले के लिए करीब 100 ड्रोन तैयार कर रखे हैं और इन्हीं ड्रोन से अब हमले की चेतावनी दी जा रही है। इनसे भी बहुत बड़ी तबाही की आशंका है। दर्जनों मिसाइलें ऐसी हैं जो रेडी टू अटैक हैं, यानी कि रेडी टू अटैक मोड पर हैं। कभी भी उन्हें लॉन्च किया जा सकता है, हमला किया जा सकता है। किसी भी वक्त मिसाइल लॉन्च होगी, इजराइल की तरफ आगे बढ़ेगी और फिर बड़ी तबाही इजराइल देख सकता है। लेकिन इजराइल भी चुप नहीं रहेगा। इन सब के बीच में छोटे छोटे हमले का ईरान ने प्लान बनाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गीदड़ भभकी है, बाकायदा हमले की प्लानिंग हो रही है और इधर इजराइल की भी अपनी प्लानिंग है। खामेनेई से हमले का पूरा ये प्लान जो है वो साझा भी कर लिया है ईरान ने, यानी कि अब अगले कदम की तैयारी है। खामेनेई अटैक प्लान का आकलन कर रहे हैं और इसी अटैक प्लान के आधार पर पूरी प्लानिंग तैयार होगी और ये फुल प्रूफ प्लानिंग रहेगी कि कैसे इजराइल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अटैक का फाइनल फैसला अब कभी भी हो सकता है। अमेरिकी अखबार भी ये चेतावनी दे चुका है कि अगले 48 घंटे में माना यह जा रहा है कि ईरान इजराइल पर धावा बोल सकता है। और इन सब के बीच में भारत की अपनी तैयारी है। भारत ने ईरान या इजराइल दोनों ही देशों में भारत के नागरिकों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी है अगले आदेश तक। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कर्नल तेजेंद्र पाल अपनी बात पूरी कर लें आप। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी ईरान के पास है। वो अपनी धरती से इजराइल पर अटैक कर सकता है, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार है और अमेरिका का आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसके लिए तैयार है। वो तो कट ऑफ हो गया। हो क्या सकता है कि ईरान, जैसे इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पे हमला किया, लिहाजा ईरान जैसे उसने पहले भी इजराइल की एम्बेसी पे हमला किया था, इंडिया में भी इजराइल की एम्बेसी पे हमला किया था, वो इजराइल की अलग अलग एम्बेसी के ऊपर हमला कर सकता है मोस्ट लाइकली। सेकंड लाइकली वो हिजबुल्लाह और हुती के थ्रू अटैक कर सकता है। थर्ड वन, वो सीरिया और इराक में अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमला कर सकता है। और लास्ट में, विच इज अनलाइकली, वो इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा डर उससे ये है कि जो उसने पिछले 20 साल में कोशिश करके यूरेनियम को एनरिच किया है और अपने न्यूक्लियर बम बनाने के करीब करीब फाइनल पे है, उसको सबसे पहले इजराइल नष्ट करेगा, क्योंकि इजराइल को उसके कोऑर्डिनेट्स और डिटेल्स मिल चुके हैं। और जो इजराइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की लोकेशन से वहां पे अमेरिका परमानेंटली स्टेशन है, यानी कि उनके बचाव के लिए अमेरिका खड़ा है। वो तो कहता ही है कि ईरान और इजराइल यूं तो लंबे वक्त से प्रॉक्सी वॉर एक तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन ये आशंका पिछले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ी है जब एक दूसरे पर ये अटैक भी किए गए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश रही। लेकिन अब भयंकर युद्ध की तरफ जाती हुई ये स्थितियां नजर आ रही हैं। इन सब के बीच में एक और अपडेट, लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक की खबर है। इजराइल पर दागे गए हैं 50 रॉकेट। हमले में हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ है। आईडीएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है और ये भी कहा गया है कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक की जिम्मेदारी भी ले ली है। इस वक्त का ताजा अपडेट और बड़ा अपडेट, ईरान इजराइल के बीच में जब जंग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और जब अमेरिका ने सीधे सीधे चेतावनी भी इजराइल को दे दी है कि वो इस तरह की हिमाकत ना करे। अमेरिका ये भी कह रहा है कि इजराइल के साथ हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं, उसे बचाने की भी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ ये जो युद्ध की स्थिति है ये ना बने, उस हद तक चीजें ना पहुंचे, ये भी कोशिश लगातार मध्यस्थता के तौर पर हो रही है और अलग अलग देश जो हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत उन सभी यात्रियों को अभी ईरान इजराइल जाने से रोक रहा है जिनकी प्लानिंग इन दोनों देशों में यात्रा की थी और ये भी कह दिया है कि अगले आदेश तक,
यानी कि अगली जानकारी जैसे ही सामने ना आए तब तक आप इन दोनों देशों की यात्रा मत कीजिए। और जो भारतीय नागरिक अभी इन दोनों देशों में बने हुए हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, साथ ही साथ एम्बेसी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हैं, सेफ्टी के लिहाज से भारत सरकार लगातार इस बारे में सोच रही है। विदेश मंत्रालय एक्टिव है। जिस तरीके की कंडीशंस अभी बनी हुई हैं, प्रफुल्ल बख्शी सर क्या लगता है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में अच्छा प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ नहीं है, वीएन झा सर से मैं सवाल कर लेती हूँ। वीएन झा सर, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, रूस यूक्रेन ऐसा लग रहा था युद्ध कुछ दिन चलेगा, लेकिन वो होते होते 2 साल से ज्यादा खिंच गए हैं। इसी तरह जिस तरीके से इजरायल हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मारे गए हैं, लेकिन वो युद्ध की स्थिति भी अब 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। इन युद्ध की स्थितियों में भला किसी का नहीं होता, लाशों का ढेर दिखता है, बर्बादी का मंजर दिखता है, और इन सबके बीच में ईरान और इजरायल अगर युद्ध की स्थिति में पहुंचते हैं तो दुनिया के बाकी देश इससे कैसे प्रभावित होंगे और भारत कैसे प्रभावित होगा? कृष्णा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, युद्ध कहीं पे भी हो, उसकी विभीषिका आज के दिन में जहाँ पे कि पूरा जो विश्व है वो किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, इसकी जो धधक है वो तो हर देश को झेलनी पड़ेगी, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो गाजा का युद्ध हो, चाहे हमने अफगानिस्तान में देखा हुआ क्या हुआ है। तो ये कोई भी जो देश है वो अछूता नहीं रहेगा। लेकिन एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो देवनाथ जी और आगे जी बता रहे थे, इसमें एक छोटा सा अड़चन ये है कि ईरान इनडायरेक्टली इसराइल के ऊपर में अटैक कर सकता है, चाहे वो हिजबुल्लाह के थ्रू हो वेस्ट बैंक में, चाहे हिजबुल्लाह के थ्रू हो लेबनान में, या फिर हिजबुल्लाह की कम से कम आधे दर्जन जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे इराक में सक्रिय हैं, तो उनके थ्रू ईरान ये सारी चीज़ें अटैक करवा सकता है। ऑफ कोर्स उसके पास में अपना जो क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है उससे भी हो सकता है, लेकिन जो युद्ध होगा, जो कि ग्राउंड इन्वेजन होगा या ग्राउंड अटैक जो होता है, जो कि ज़्यादा ट्रबलसम है इसराइल के लिए, वहाँ पे इसराइल थोड़ा सा डिसएडवांटेज में है। इसराइल ईरान के ऊपर में 100 बम गिरा दे या 100 मिसाइल गिरा दे, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। हमने ये चीज़ ऑलरेडी देख लिया हुआ है, चाहे वो गाज़ा हो चाहे वो यूक्रेन हो। लेकिन जो एनिमी इसराइल का हिजबुल्लाह के रूप में उसके ठीक बगल में है, उससे ज़्यादा सतर्क रहना होगा। मेरे ख्याल से शायद जो उनका आयरन डोम है वो सफिशिएंट होगा। आज के दिन में उन्होंने सी बॉर्न भी जो डोम है उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, लेकिन जब ग्राउंड इन्वेजन होती है तो वहाँ पे ये मिसाइल जो हैं ये ज़्यादा कामगार नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको फुट सोल्जर्स जो हैं वहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक चीज़ इसराइल का आज के दिन में डिसएडवांटेज है। सी के रूट्स में वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता है। एयर के रूट में जैसे आपने कहा कि हिजबुल्लाह ऑलरेडी वेस्ट बैंक से या लेबनान से अटैक कर रहा है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये युद्ध किस तरफ में जाएगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध हुआ तो बीच के जो नेशंस हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, ये सभी अछूते नहीं रहेंगे। और तब जबकि ये जितने भी इस्लामिक देश जो कि इसराइल के आसपास में है, वो जब देख रहे हैं कि ईरान का पलड़ा भारी हो रहा है, तो शायद वो भी इसमें जो तटस्थ है वो शायद ना रहें। उनको भी शायद लगेगा कि हाँ अभी थोड़ा सा हम अपना भी पुश देते हैं तो इसराइल जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो इस्लामिक देश हैं वो इसराइल को फूटी आंखों से भी नहीं भाते हैं, चाहे वो जिसका जो भी कारण हो। मोस्टली इसका धार्मिक कारण है, उनका जो इस्लामिक इंटॉलरेंस है वो चीज़ है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ छिटपुट जो एरियल अटैक आने वाले वक्त में क्या होगा ये पूरी तरह से कहना नामुमकिन है। लेकिन हाँ, इतना हर कोई जानता है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो सिर्फ तबाही होती है, सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि